गुड मॉर्निंग बच्चों, या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सॉल्यूशन जैसा कि चल रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसे पिछले टर्म्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा क्या होता है राउट्स लॉ, आपने पढ़ा क्या होता है डाल्टन्स लॉ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो चलिए पहले उस पर हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए तो एक क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन है, if 0.78 gram of benzene C6H6 and 0.29 gram of toluene C6H5 CH3 are mixed, find partial pressure of benzene and toluene. Second, total vapor pressure and यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। P प्योर बेंजीन का है 400 mmHg और टॉलिन का प्योर है 200 mmHg। देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है एक और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन जिसको C6H6 कहते हैं एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलिन जो C6H5CH3 होता है आर मिक्स्ड, उनको मिला दिया गया, मतलब एक सोल्यूशन बना दिया गया। अब क्या है कि उसका पार्शियल प्रेशर हमें बताना है बेंजीन और टॉलिन का, और हमें बताना है क्या, टोटल वेपर प्रेशर। तो चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे इसके बाद आप अगला खुद से ट्राई करिएगा। चलिए देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी कि हमें क्या निकालना है, पीबी। पीबी क्या होता है बच्चों, पीबी क्यों हमने लिखा है, पी मतलब पार्शियल प्रेशर और बी से बेंजीन दिखा रहे हैं। अगर हमें पीबी निकालना है तो यानी कि हमें निकालना होगा क्या, PB0 इंटू जीटा बी। कल हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, राउट्स लॉ में पढ़ा था। राउट्स लॉ में पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड इनटू जीटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन। कल हमने ये चीज पढ़ी थी। तो देखिए ये चीज तो हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं है और ये चीज हमें निकालने आती है। कैसे, मैंने जब बताया था मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो मैंने क्या बताया था वहां पे, मैंने बताया था वहां पे कि मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। क्या बताया था मैंने बताया था जीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो देखिए यहां पर भी दो ही कंपोनेंट हैं, बेंजीन और टॉलिन, दो कंपोनेंट हैं। चलिए ठीक है, अब क्या है कि जब दो कंपोनेंट हैं तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्या, इसका मोल्स। तो पहले हम निकालते हैं मोल ऑफ बेंजीन। क्या होगा मोल ऑफ बेंजीन, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पे 0.78। एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, ये सब चीजें आप याद कर लीजिए कि इसका कितना जो है मास होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये सब बहुत जगह काम आती है। तो जैसे 8 C का होता है 12, तो 12 6 72 प्लस 6 78। चलिए तो ये होगा, तो हम यहाँ बताएंगे बच्चों, बताइए यहाँ पर कितने मोल्स हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 0.01 मोल्स। ये किसका आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, बेंजीन का। उसी तरह से अब मैं ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। ये चलिए ये हम छोड़ दे रहे हैं, ये डाटा दिया हुआ है।
तो हमने क्या निकाल लिया, एन बी निकाल दिया। अब जीटा भी निकालने के लिए हमें एन टी भी चाहिएगा, टॉलिन भी चाहिएगा। क्यों? क्योंकि जीटा का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो मतलब एन टी क्या हो जाएगा, वही सेम कहानी, एन टी का मतलब टॉल्विन हो गया। तो टॉल्विन का गिवन मास कितना था, 0.92 था। और टॉलिन क्या होता है, C6H5CH3 यही होता है। चलिए देखते हैं इसका मास कितना है, 72 प्लस 6 72 हो गया, 12 से 72, 5 77 77 और 77 और 12 77 और 12 हो गया 89 और 3 92। तो कितना हो गया 92। तो इसका भी 0.01 मोल आ रहा है। ये अच्छी बात है कि दोनों का 0.01 मोल आ रहा है। अब मैं पूछूं जीटा बी क्या होगा, तो जीटा बी क्या होगा, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। तो एन बी क्या होगा यहाँ पे 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2, यानी कि जीटा भी क्या है 1/2 है। देखेंगे बच्चों चूंकि इसके भी नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, तो यानी कि जीटा टी भी कितना आएगा 1/2, यानी कि जीटा बी और जीटा टी तो 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी नंबर ऑफ मोल्स वही हैं। तो चूंकि जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उनका जीटा भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पी बी इजिकल टू क्या, पी नॉट भी कितना है 400 इंटू जीटा भी कितना है 1/2, कितना हो गया 200। ठीक है, ये आ गया पी बी। तो पी टी कितना हो जाएगा, पी टी हो जाएगा पी नॉट टी, देख लो कैमरे में दिख रहा है, हाँ बच्चों बिल्कुल दिख रहा है। पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट टी इंटू जीटा बी, जीटा टी क्या हो जाएगा जीटा टी। अब पी नॉट टी कितना दिया था 200 इंटू 1/2 100 एम ऑफ एच जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम एच जी दिया है तो मतलब क्या होगा एम एच जी कैमरे में देख लूं, हाँ बच्चों बिल्कुल दिख रहा है। तो बच्चों पहले इतना नोट कर लेंगे। तो देखिए हमारा पहला निकल गया। पहला क्या पूछा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलीन, ये पूछा था। ये चीज हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा निकल गया। अब क्या होगा कि हम नेक्स्ट निकालेंगे क्या, टोटल प्रेशर। तो कल ही हमने पढ़ा है कि टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहां पर आप लिख सकते हैं Pt इज इक्वल टू पी बी प्लस Pt, प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन। तो ए का कितना आया था 200, दूसरे का 100, यानी कि 300 mm ऑफ Hg। तो मुझे लगता है कि ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। पहले में क्या निकाला हमने, पहले हमने निकाला था क्या, पार्शियल प्रेशर निकाला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलीन निकाला था। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ टी निकाला, हाँ प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ टी निकाल दिया, ये टोटल प्रेशर हो गया। और इसके पहले हमने क्या निकाला था, पार्शियल प्रेशर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों। चलिए ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब चलिए हम एक ग्राफ की बात करते हैं, जो आपके बुक में ग्राफ दिया हुआ है, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए एक ग्राफ की बात करते हैं और आइए समझते हैं कि वो ग्राफ क्या कहना आपसे चाहता है। क्या हुआ कि अगर हम एक सॉल्यूशन लिए हैं जिसमें हमने दो कंपोनेंट डाला है, क्या ए और बी, और दोनों को हमने वोलेटाइल माना है। हमने ये माना है कि दोनों के दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों क्या हैं, वोलेटाइल है, मतलब दोनों वेपराइज होते हैं। तो एक ग्राफ आपकी जो है बुक में दिया हुआ, मैं जैसे दिया है मैं ऐसे आपको मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ इसको क्या दे रहा है। कहीं कहीं पर यह ग्राफ आपको हो सकता है कि दूसरे तरीके से देखने को मिले, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। इस वजह से मैं जो आपके बुक में दिया है मैं वही बना दे रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, ये ग्राफ। क्यों मैंने इसको ऐसे डिट्टो उतारा है कि हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ये लाइन स्ट्रेट दिखे, मतलब हो सकता है यही ग्राफ आपको कहीं पे ऐसे भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये और ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो आपके बुक में दिया हुआ है मैं इसको, तो हम इसको फॉलो करेंगे। हालांकि अगर कहीं पे आपको वैसा देखने को मिले तो भी आप उसको सही मानिएगा, लेकिन चलिए हम इसी को फॉलो करते हैं। अब देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या, ये समझिए। ये ग्राफ बस उसी चीज का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्व कराया है, एक क्वेश्चन बताया है मैंने आपको। देखिए सपोज करिए कि ये क्या है, ये जो आपका वाई एक्सेस है ये दिखा रहा है आपका वेपर प्रेशर, और जो ये आपका एक्स एक्सेस है ये दिखा रहा है आपका मोल फ्रैक्शन। हुआ क्या कि सपोज करिए कि एक सिचुएशन ऐसी है जहां जीटा 1, हाँ एक चीज और जान लीजिए कि जैसे हमने वहां पे ए और बी मान के चल रहे थे, उसी तरह हमने यहाँ 1 और 2 माना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लाइए इसको ए और बी कर देते हैं, ये ए है, इसको बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। अब ठीक है, चलिए अब देखिए सपोज करिए एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए कि हमने क्या किया है, हमने 2 कंपोनेंट लिया है और 2 कंपोनेंट को हमने क्या किया है, मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हैं, दोनों वोलेटाइल हैं। देखिए अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जीटा ए जो है सपोज करिए 1 है। अब जीटा ए 1 होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होता है तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स क्या होता है, 1। क्या मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सॉल्यूशन में जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स होता है 1। आपको याद होगा जैसे जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व कराया था आपको और बताया था ये कैसे आता है, बस वही चीज़ है। सपोज करिए एक पॉइंट सर्टेन पॉइंट पर सॉल्यूशन में केवल जीटा ए है, मतलब जीटा ए का मोल फ्रैक्शन क्या है 1, तो अगर जीटा ए 1 है तो जीटा बी कितना होगा 0। कैसे, अगर जीटा ए 1 मान लेते हैं तो जीटा बी क्या हो जाएगा 1 - 1 0। ठीक, चलिए अब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि एक इनिशियल पॉइंट लिया, उस इनिशियल पॉइंट पर उस सॉल्यूशन में केवल जीटा ए था, ठीक है, और वहां पर जीटा बी क्या था 0 था। तो उस समय जो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा या बन रहा होगा वो केवल किसकी वजह से बन रहा होगा, जीटा ए की वजह से। तो यानी कि उस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा P0A। मैंने बताया था आपको कि प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको P0A से डिनोट करते हैं और जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसको PA से डिनोट करते हैं। मतलब अगर A है तो A, B है तो B। तो मतलब सिंपल कहने मतलब अगर P0 से कुछ दिख रहा है तो यानी कि वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, और अगर P से दिख रहा है तो मतलब वो वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, वो पार्शियल वेपर प्रेशर है और मिक्सचर का है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जीटा ए 1 है और जीटा बी 0 है तो इस समय इस पॉइंट पर जो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा वो केवल और केवल किससे बन रहा होगा, ए से। तो चूंकि केवल और केवल जब ए है तो यानी कि वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर लिक्विड बोलेंगे, या वो प्योर ए है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा P0A। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे अब हमने क्या किया कि धीरे धीरे बी मिलाना स्टार्ट किया। देखिए ऐसे बढ़ रहे हैं और धीरे 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 हमने बी मिलाना स्टार्ट किया। एक ऐसा पॉइंट आया कि हमने उसमें इतना ज़्यादा बी डाल दिया कि उस बी के कंपैरिजन में या बी के कंपैरेटिव में जीटा ए की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब हमने इतना बी उसमें डाल दिया कि जैसे जैसे ये चीज़ मोल फ्रैक्शन आगे बढ़ रहा है ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि अब हमने उसमें जैसे जैसे देखिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बी मिलाना स्टार्ट करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि उस सॉल्यूशन में केवल जीटा बी बचेगा और जीटा ए उसके कंपैरिजन में बचेगा ही नहीं, यानी कि उसका कोई मतलब महत्व रह नहीं जाएगा। तो देखिए अब इस पॉइंट पे जीटा बी 1 हो गया और जीटा ए 0 हो गया। फिर से मैं दोबारा कहता हूँ, इस पॉइंट पर हमने जीटा ए लेके स्टार्ट किया, मतलब हमने ए सोल्यूशन लेकर एक कंपोनेंट लेके स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पर जीटा ए 1 था, जीटा बी 0 था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने पाया कि हमने उसमें बी मिलाना स्टार्ट किया
अब इस पॉइंट पे जीटा ए 0 हो गया और जीटा बी 1 हो गया, या यूं कह सकते हैं कि जीटा बी इतना हमने अधिक डाल दिया कि उसके कंपैरिजन में जीटा ए क्या हो गया, एकदम बिल्कुल शून्य के बराबर हो गया। अब इस पॉइंट पर चूंकि अब सॉल्यूशन में केवल जीटा बी बचा है, तो इस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी होगा। क्यों? क्योंकि अब चूंकि जीटा बी ही केवल है, तो जीटा बी जब केवल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो ड्यू टू ओनली बी होगा, और जब ड्यू टू ओनली बी होता है तो क्या कहेंगे उसको, पी नॉट बी। ये बातें क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े और मोल फ्रैक्शन हमारा बढ़ता गया उसी तरह से, तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बी बढ़ रहा है, ए घट रहा है, तो ये जो पी नॉट ए होगा ये धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। क्यों? साफ सी बात है कि जब भाई हम कह रहे हैं जब ये प्योर लिक्विड ए की वजह से था, अब जब ए अब धीरे धीरे घट रहा है तो मतलब उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो देखिए ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये इसका वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, घटेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम इसकी यहाँ बात करें तो देखिए अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब जीटा ए कम हो रहा है, जीटा भी बढ़ रहा है, यानी कि अब जो वेपर प्रेशर ड्यू टू बी होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, दोबारा यहाँ पे हमने जीटा ए 1 लिया, मतलब प्योर ए लेके चला, जहाँ पे जीटा बी 0 था, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर था वहाँ पे पी नॉट ए था। जैसे जैसे हम आगे जैसे जैसे हम इसमें हमने क्या किया कि बी मिलाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे पी नॉट ए कम होता गया और पी नॉट बी बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे जीटा ए बिल्कुल 0 हो गया और जीटा बी पूरा हो गया, तो मतलब यहाँ पर पी नॉट बी हो गया और वहाँ पर पी नॉट ए क्या हो गया, 0 हो गया। आप इसी चीज़ को उल्टा भी कह सकते हैं। अगर हम इधर से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम जीटा ए 0 मानते और जीटा बी 1 मान के चलते, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर था वो कितना होता, पी नॉट बी होता। जैसे जैसे यहाँ से हम यहाँ पर आते मोल फ्रैक्शन घटता, जीटा ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता और जीटा बी का मोल फ्रैक्शन घटता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम इधर से इधर आएंगे तो हम जीटा ए मिलाना स्टार्ट, मतलब हम ए मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो अब जब जैसे हम ए मिला रहे हैं तो देखिए इसका वेपर प्रेशर घट रहा है और इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। मैंने बोल चुका है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। यही ग्राफ अगर आपको ऐसे भी देखने को मिलता है तो उसको आप गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यों सर ये ऊंचा बना है, क्यों ये नीचा बना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहिए तो बराबर बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस बराबर बनाने का मतलब ये होता है कि ये इसका मतलब इस ग्राफ का मतलब हो गया कि ड्यू टू प्योर ए भी उतना ही वेपर प्रेशर है जितना ड्यू टू बी है। इस वजह से हम इस ग्राफ को ना लेते हुए हम ग्राफ को ऐसे बढ़ाते हैं, ताकि कल को आप कंफ्यूज मत होइए कि सर ये तो दोनों बराबर हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। तो ये बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी ग्राफ सही है, ये भी सही है, ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं बराबर हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कंपोनेंट के प्रॉपर्टी पर। चलिए ये हो गया। चलिए तो बच्चों ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, यहाँ पे आप कहीं नोट कर लीजिएगा, जो राउट्स लॉ होता है वो केवल आइडियल गैस पे काम करता है या आइडियल सॉल्यूशन पे काम करता है। जो राउट्स लॉ होता है वो केवल आइडियल सॉल्यूशन पे काम करता है, और जो डाल्टन लॉ होता है वो गैस पे इम्प्लाई होता है। क्या? जो राउट्स लॉ होता है वो केवल आइडियल सॉल्यूशन पे काम करता है, और जो डाल्टन लॉ होता है वो गैस पे काम करता है। अब आपके कंफ्यूजन में अगर ये है कि सर ये आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम ये पूरा एक टॉपिक ही है, तो इसके बारे में हम डिटेल वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल बस इतना यहाँ जान लीजिए कि राउट्स लॉ आइडियल सोल्यूशन के लिए काम करता है और डाल्टन लॉ गैस के लिए काम करता है। चलिए अब आते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो आपकी बुक में भी इतना ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे। अगर सब अभी हमने क्या किया कि जो पिछला जो हमने वो टॉपिक लिया था वहाँ पे हमने सोल्यूशन बनाया था दो चीज़ से, ए और बी से, और हमने क्या किया था, ए को भी वोलेटाइल माना था और बी को भी वोलेटाइल माना था।
अब हम एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करेंगे कि जहां पर सल्यूट जो होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और जो सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल होगा। क्या चीज, सुनिए। पिछला जो केस था वहां पे हमने क्या किया था कि बी को हमने किसको माना था, सल्यूट को। बी को क्या माना था, सल्यूट, और ए को क्या माना था हमने, सॉल्वेंट। हमने कहा था कि वो जो सॉल्यूशन है वहां पर ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। ठीक है, वहां पे क्या है, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। चलिए ठीक, तो सॉल्वेंट ए भी वोलेटाइल माना जाएगा और सॉल्यूट बी भी वोलेटाइल माना जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे अब हम एक और केस लेंगे जहां हम ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे कि जहां पर सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा लेकिन सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या। देखिए, एक सॉल्यूशन यहां पे क्या है, सॉल्यूट बी, सॉल्वेंट ए। सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और ये क्या है, वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जैसे यूरिया ले लीजिए आप, और क्या आप ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं आप, ग्लूकोज ले लीजिए, सुक्रोज ले लीजिए। ये जो सारे सॉल्यूट्स हैं ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। और याद रखिए ऐसे कंडीशन में जो सल्यूट होता है वो मोस्ट ऑफ द केस, मतलब 99% ऑफ द केस जो होगा सल्यूट सॉलिड होगा। क्या, ऐसे केस में जहां पर सल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, मतलब सल्यूट जो है वो भाप नहीं बनता, वेपराइज नहीं होता, और सॉल्वेंट वेपराइज होता है, उस केस में 99% चांस है कि जो सल्यूट होगा वो क्या होगा, सॉलिड अवस्था में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड अवस्था में होगा। ये बात आप जान लीजिए। हाँ, आप क्या पूछेंगे सर कि ऐसा है क्या लिक्विड हो सकता है, तो हाँ लिक्विड भी हो सकता है, जैसे ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन है वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। क्या, फिर समझेंगे। ये क्या है, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, और इस केस में जो सल्यूट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस सॉलिड होते हैं। ग्लिसरीन भी क्या है, एक तरह का नॉन वोलेटाइल है, लेकिन क्या है, वो लिक्विड है। तो ग्लिसरीन जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। चलिए अब आइए हम क्या हम बताना चाहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि ए लिया, ए माने सॉल्वेंट, ए लिया और हमने बी लिया। इन दोनों को जोड़ा और क्या मिला हमें, यही मिलेगा। हमने क्या किया, ए लिया जिसको हमने सॉल्वेंट बोला था, बी लिया जिसे हमने सल्यूट बोला था, और इन दोनों को मिला के हमने एक सोल्यूशन बनाया या मिक्सचर बनाया, क्या, ए बी वाला। अब देखिए हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया है वो था क्या, वोलेटाइल, और जो हमने सल्यूट लिया है वो क्या था, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, हमने एक सॉल्वेंट लिया था वो क्या है, वोलेटाइल, और जो हमने सल्यूट लिया था वो लिया था नॉन वोलेटाइल, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब। अब देखिए बच्चों, अब मैं पूछूं कि बताइए कि यहाँ पे इस वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर अब देखिए बी चूंकि नॉन वोलेटाइल है तो बी तो वेपराइज होगा ही नहीं, तो यानी कि यहां पर पी नॉट बी या पी बी का कोई मतलब है ही नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पी नॉट बी या पी बी का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जो बी है, जो आपका सल्यूट है, वो आपका वेपराइज हो ही नहीं रहा है। तो जब वेपराइज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पी नॉट बी और पी बी का केस ही खत्म हो गया और आपका काम हल्का हो गया। अभी तक क्या था कि इसके पहले टर्न पे हम चूंकि दोनों वेपराइज होते थे तो हमें पी ए और पी बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों साथ लेके चलना पड़ता था। अब क्या है कि अब चूंकि बी वेपराइज ही नहीं हो रहा है तो यानी कि पी नॉट बी और पी बी का केस ही खत्म हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है बच्चों कि जब ये दोनों मिलेगा आपस में तो सही बात है बी वेपराइज नहीं हो रहा है, तो मैं पूछूं कि बताइए ए के वेपराइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। ए के वेपराइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए
ए का जो वेपराइजेशन है वो घटेगा। समझिए क्यों। क्या होगा कि बी तो नॉन वोलेटाइल है, वेपराइज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि ये ए जो यहाँ पर जो इस मिक्सचर में या सोल्यूशन में है उसको रोकेगा। उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा वेपराइज होने से। उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा वेपराइज में। फिर समझिए, देखिए मिक्सचर है, मिक्सचर में ए और बी दोनों है। अब जब मिक्सचर में ए और बी दोनों है तो जो बी वाला तो वेपराइज तो खुद हो नहीं रहा है ना, वो खुद वेपराइज होगा और क्या करेगा, जो इस मिक्सचर में या सोल्यूशन में ए मौजूद है उनको रोकेगा। क्या भाई सही बात है, बी है तो भाई मान लीजिए अब ए पूरी तरह सरफेस बता नहीं सकता है। ए वेपराइज कब होगा, जब ए सरफेस पे आएगा। अब जब ए सरफेस पे आएगा तभी ए वेपराइज होगा। तो क्या करेगा, जो ए है जो बी है, अब देखिए जैसे बी वाला जो यहाँ वाला ए है उसको रोकेगा यहाँ पे आने पे, क्योंकि वो खुद तो वेपराइज नहीं हो रहा है। तो जब खुद वेपराइज नहीं हो रहा है तो इसको रोकेगा ऊपर आने से। अगर बी भी वेपराइज होता तो बी ऊपर जाता तो नीचे से ए भी चला आता, फिर बी जाता, फिर ए चला आता। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि यहाँ बी वेपराइज नहीं हो रहा है। अब जब बी वेपराइज यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वो ए को हिंडर करेगा और ए को रोकेगा वेपराइज होने से। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए से कम होगा। मतलब यहाँ पे जो इसकी वेपरेशन हो रही होगी उससे ये क्या होगा, कम होगा। ये बात आप कह सकते हैं। चलिए, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, इसको अपनी भाषा में लिख भी लीजिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो बी है वो एक कंपोनेंट को हिंडर कर रहा है, रोक रहा है सरफेस पे आने से, और जब सरफेस पे आने से रोक रहा है तो मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, ये चीज़ बात समझ में आई, कैसे आया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम पिछले टर्म्स में पढ़ चुके हैं, पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए जीटा ए। अब तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम कई बार कर चुके। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी लगवा दिया, मुझे लगता है अब बहुत हद तक क्लियर होगा। चलिए, तो ये बताइए बच्चों, क्या इसी इक्वेशन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्या होता है, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी दो ही कंपोनेंट हैं, तो एक को जीटा ए बोल देते हैं और एक को जीटा बी बोल देते हैं। तो जब जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता है तो जीटा ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा बी। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है। चलिए, अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? चलिए, अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पी नॉट ए जीटा बी पी नॉट ए माइनस पी ए, क्या लिख सकते हैं ऐसे? और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखेंगे बच्चों, आया। देखिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जीटा बी, यहाँ से आया है। फिर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। फिर इसको हमने उधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, और हमने क्या किया, जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये बात, ये क्लियर है बच्चों, ये बात सभी को? चलिए, कैमरा चल रहा है। देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये बातें यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए,
ये असल में ये बाद में भी चीज़ें आती। अब देखिए, हाँ देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या हुआ कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको समझेंगे। देखिए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बाद में मैं पढ़ा सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ मैं पढ़ाया हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब हम सोल्यूशन में ऐसे दो कंपोनेंट लेते हैं जहाँ पर एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब उसके प्योर लिक्विड का, समझ लीजिए जैसे हमने ए और बी लिया, और बी यहाँ पे ए क्या था, वोलेटाइल, और बी क्या था, नॉन वोलेटाइल। तो जब ए वोलेटाइल तो इसका कुछ पी नॉट ए होगा, और जब इन दोनों का मिक्सचर बना होगा ए बी, तो यहाँ ए का क्या होगा, पी ए होगा। तो हमने क्या लिखा था, पी ए लेस देन पी नॉट ए। ये कैसे आया मैं समझा चुका हूँ आपको। बस इसका मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, तो उससे बनने वाले सोल्यूशन में जो ए का जो प्योर ए का जो वेपर प्रेशर होता है वो अपने पार्शियल प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। देखिए बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है। फिर समझिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सल्यूशन के या किसी भी सल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो उसके सल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। फिर से एक बार, किसी भी सल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आइए मैं समझाता हूं एक क्वेश्चन लेकर। एक क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg at some temperature. Find the vapor pressure of a solution containing 30 gram urea dissolved in 72 gram water। चलिए देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले आप नोट कर लीजिए। देखेंगे बच्चों, अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो बना है वो कैसे बना है, वाटर से और यूरिया से। और मैंने आपको तुरंत अभी बताया है कि यूरिया क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब देखिए ये असल में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक क्या है, आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। जैसे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो सल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपको ये एक बात पता है कि ऐसा सॉल्यूशन जहां पर जहां पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वेपराइज नहीं होता, तो वहां पर हम सिंपल पीबी या पी नॉट बी की बात नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं, एक लेंथी तरीका है, एक आसान तरीका है। तो जो आसान तरीका है उससे चलते हैं। हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने जस्ट यही पढ़ा है,
हमने क्या किया है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जहां पर कोई ऐसा सोल्यूशन आता है वहां पे हम ये इक्वेशन लेकर चलते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन निकालना है। चूंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, लेकिन चूंकि सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो जब सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है तो यानी कि उस सॉल्यूशन का जो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर होगा उसकी जिम्मेदारी क्या किस पे होगी, ए पे। यानी कि जो ए से वेपर प्रेशर निकल के आएगा वही क्या होगा, इसका असली वेपर प्रेशर होगा। चूंकि बी यहाँ पे चूंकि वेपराइज ही नहीं हो रहा है तो बी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी। अब देखिए पी नॉट ए क्या है, देखिए पी नॉट ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60। अब फिर मामला फंस गया, अब मामला फंस गया क्या, जीटा ए। जीटा ए कैसे निकलेगा बताइए, सॉल्व करिए, जीटा ए कैसे निकलेगा। चलिए जीटा ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। जीटा ए का मतलब हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb। अब देखिए Na क्या है, यहाँ पे 72 ग्राम वाटर है। अब देखिए तो Na कैसे, यहाँ पे NaH2 कर लीजिए, यहाँ पे NaH2 कर लीजिए, यहाँ पे H2 कर लीजिए और यहाँ पर यूरिया कर लीजिए। ठीक है, अभी ये कई बार समझा चुके हैं, मुझे लगता है, आशा है कि अब आपको ये सारी चीज़ें करने आ गई होंगी। NH2 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि क्या कितना 4, और मोलर मास ऑफ और ये N है, और ये यूरिया कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों यूरिया कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। और आप नोट कर लीजिए जो यूरिया का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका कितना, यूरिया का एटॉमिक मास आपका होता है, इसको नोट कर लेंगे कहीं पर भी इसको नोट कर लीजिए आप। तो जो यूरिया का एटॉमिक मास होगा आप निकाल लीजिए, देखिए N का होता है 14, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ डाटा है मेरे पास। हाँ यूरिया का होता है बच्चों 60 होता है। ठीक है, यूरिया का कितना वेट होता है 60। तो कितना आ रहा है 1/2। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये क्या होगा 4 अपॉन 4 प्लस 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 4 अपॉन 4.5 क्या है, जीटा ए है। तो देखिए 60 इंटू 4 अपॉन 4.5, आप इसको कर लीजिए 15 से, 4 जा 0.3 जा और 160/3 mm ऑफ Hg। फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको, देखिए बच्चों अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा लूं अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें मुश्किल है आप आनी। मैं फिर समझा दे रहा हूं आपको, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होंगी। तो ये पहला प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका एक न्यूमेरिकल है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है 60 mm ऑफ Hg, और उसमें 30 ग्राम यूरिया। तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि यूरिया जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब उस सोल्यूशन का जो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल वाटर की वजह से होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर उधर ना जाते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लिख लेंगे क्या, ये याद कर लीजिए, जब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात होती है तो हम वोलेटाइल वाले का इक्वेशन लिखते हैं। तो ये यहाँ पे एक ये लिख लीजिए, यहाँ पे आके लिख लीजिए, यहाँ पे H2O लिख लीजिए, दोनों बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है, अपने अपने समझने की बात है। क्योंकि जो वेपराइज होगा उसी का इक्वेशन लिखेंगे। P नॉट H2 कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 60, और हमें जीटा निकालना था। जीटा कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो क्या हुआ यहाँ पे 72/18 = 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा 30/60 = 1/2, और ऐसे हम करके इसको पुट करके वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। चलिए बच्चों ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं
हाँ बच्चों चलो, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम दो तरह के आपके सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला था कि जो राउल्ट लॉ होता है वो केवल और केवल किस पे काम करता है, आइडियल सॉल्यूशन में काम करता है। तो अब इसे हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। अभी मैं आपको केवल वो बता दे रहा हूँ हल्का फुल्का, इसके बाद कल से इसको डिटेलिंग याद करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे ए और बी, और इन दोनों को मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज जब फुलफिल होती हैं तो उनको तब हम बोलते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है, और जब कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और प्रॉपर्टीज फुलफिल करती हैं तो उसे बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन प्रॉपर्टीज अगर वो सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, और एक सर्टेन प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, कल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।